हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुरूज अनुथ्रिया। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स तक कंप्लीट किया था, क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 था कोशिका। ठीक है, उसके बाद आज अपन इसमें बात करते हैं कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन के बारे में। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम चैप्टर 9 को लेंगे। इज दैट क्लियर? अपन ये कर रहे हैं क्योंकि ये नीट एंड टीजीटीज जो होते हैं उसके पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्टली लाइन टू लाइन क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। इसलिए हम लाइन टू लाइन मतलब एक एक वर्ड को रीड करते हुए एनसीईआरटी कर रहे हैं। इससे क्या कुछ भी छूट नहीं जाए, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो चाहे वो नहीं हो, सब कुछ एकदम लाइन टू लाइन किया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं कि सभी जीव, चाहे वो सबसे बड़ा ही क्यों ना हो, जीवन का प्रारंभ क्या होता है? एक कोशिका से होता है। जीव अमीबा हो चाहे एकल कोश की है, चाहे बड़ा हो हाथी, ये कैसा हाथी है जो भी, ठीक है, चाहे बड़ा हो हाथी, उसकी सूंड है ये, है ना, चाहे बड़ा हाथी हो, किससे बना होगा? एक सिंगल कोशिका से मिलकर के बना होगा। उसके बाद डिवाइडेशन होगा। ठीक है, पेरेंटल सेल्स होती हैं, डॉटर सेल्स होती हैं, ये कॉन्टीन्यूसली डिवाइड होती रहती हैं और डिवाइड होते 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 एक बड़ा जीव बना देती हैं। इसमें क्या लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में कोशिकाएं पाई जाती हैं। जितना बड़ा जीव है उतनी ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाएंगी उसमें। चाहे कितना भी बड़ा जीव हो, बिना कोशिका के कुछ भी संभव नहीं है। यू विल बी सरप्राइज कैसे कि कैसे एक कोशिका से इतने बड़े जीव का निर्माण होता है। तो होता क्या है कि वृद्धि व जनन सभी कोशिकाओं का ही नहीं बल्कि सभी जीवों की विशेषता है। अगर उसकी वृद्धि की बात की जाए और जनन की बात की जाए तो ओनली सेल्स का ही काम नहीं है, ये सजीवों की भी विशेषता है, ओनली सेल्स की विशेषता नहीं। सभी कोशिकाएं दो भागों में विभाजित होकर जनन करती हैं। यह कोशिका कैसे होगी? एक कोशिका है, ये क्या करेगी? दो कोशिकाओं में बन जाएगी। तो इसकी क्यों क्या हो गई? दो डॉटर सेल्स हो गई। ये पेरेंटल सेल्स थी, ये कौन सी है? डॉटर सेल हो गई, जिसमें प्रत्येक पैतृक कोशिका विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। क्लियर है? ये नवनिर्मित संतति कोशिकाएं स्वयं वृद्धि व विभाजन करती हैं। मतलब यानी कि ये जो है वो भी आगे डिवाइड होंगी, वो भी आगे डिवाइड होंगी। तो इनके लिए पेरेंटल सेल कौन सी हो गई? ये हो गई, ये डॉटर सेल हो गई। अब डॉटर सेल डिवाइड हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि पेरेंटल सेल डिवाइड नहीं होगी, पेरेंटल सेल भी डिवाइड होगी। वो डिवाइड कैसे हो रही है? क्योंकि ये जो है डॉटर सेल वो पेरेंटल सेल बन गई, तो ये अलग डिवाइड होगी, ये अलग डिवाइड होगी। फिर इन्होंने दो बनाई, ये अलग डिवाइड होगी, ये अलग डिवाइड होगी, ये अलग डिवाइड होगी, ये अलग डिवाइड होगी। फिर डबल डबल हो गई। क्लियर? दो दो चार चार करके डिवाइड होती रहती हैं। एक पैतृक कोशिका और इसकी संतति वृद्धि व विभाजन के बाद एक नई कोशिकीय जनसंख्या का निर्माण करती है। बहुत सारी कोशिकाएं इकट्ठी हो जाती हैं, धीरे 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 कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं। क्लियर है? टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम आगे बढ़ता जाता है। इस प्रकार की वृद्धि व विभाजन के कई चक्करों के बाद एक कोशिका से ऐसी संरचना का निर्माण होता है जिसमें कई लाखों कोशिकाएं होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं माइंड की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं हैंड की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं किडनी की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं लीवर की बात करूं, तो एक पर्टिकुलर संरचना बनाई, वो संरचना जो है उसमें लाखों कोशिकाएं होल्ड करके रखती है। चलिए आगे बात करते हैं हम। पहला टॉपिक है इस चैप्टर का कोशिका चक्र, सेल साइकिल क्या होता है। तो कोशिका चक्र सभी जीवों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोसेस है। भाई सेल विभाजन सभी जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोसेस है। अगर कोशिका विभाजन नहीं होगा तो पुरानी कोशिका जो है वो वृद्ध होकर मर जाएगी, नई कोशिका बनेगी नहीं, तो फिर जीव सरवाइव करना संभव नहीं है ना। जैसे एज होती है हमारी, जब काफ़ी ज़्यादा एज हो जाती है, वृद्ध हो जाती है, तो क्या मेटाबॉलिक रिएक्शंस कम हो जाती हैं, हमारी बॉडी फंक्शन करना उतना अच्छे से काम करना बंद कर देता है। वो इसी वजह से होता है। एक कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए प्रतिकृति यानी डीएनए का रेप्लिकेशन करेगी, उसकी कॉपी बनाएगी। एक डीएनए है ये, ठीक है, ये तो उसकी क्या कॉपी कर देगी वो,
बहुत सारी कॉपी बना देगी। ये 12th में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 12। वह कोशिका वृद्धि होती है। विभाजन के दौरान क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और कोशिका वृद्धि होगी। ये सभी प्रक्रियाएं, जैसे कोशिका विभाजन हो गया, डीएनए प्रतिकृति हो गया, कोशिका वृद्धि, एक दूसरे के साथ समायोजित होकर इस प्रकार संपन्न होती हैं कि कोशिका विभाजन सही होता है। बस संतति कोशिकाओं में इनकी पैतृक कोशिकाओं वाला जीनोम पहुंचता है। अगर इनका कोऑर्डिनेशन सही नहीं होगा, कोशिका विभाजन रैंडम, डीएनए की प्रतिकृति प्रॉपर नहीं हो रही, रैंडम हो रही है, एक से ज़्यादा हो गई, बहुत सारे कर दिए, कोशिका की वृद्धि प्रॉपर नहीं है, कोशिका छोटी सी रह गई, कोशिका बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, तो जो डॉटर सेल्स में जो जीनोम्स आएगा उसमें गड़बड़ होगी। डीएनए पता चला कि 6-7 पहुंच गए, डीएनए पता चला कि आधा सा ही पहुंचा है, कोशिका छोटी सी रह गई। तो ये एकदम समायोजन में होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा, तभी जो है कोशिका बिल्कुल पेरेंटल सेल की तरह लगेगी, होगी। क्लियर है। घटनाओं का वह अनुक्रम जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन मतलब डीएनए को उसको क्या करेगी, 2 हिस्सों में बांट देगी। तो जीनोम का द्विगुणन व अन्य संघटकों का संश्लेषण और तत्पश्चात विभाजित होकर 2 नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसे क्या कहा जाता है, कोशिका चक्र। यानी क्या करेगी, वो पहले जीनोम का द्विगुणन करेगी, आगे हम देखेंगे चैप्टर में किस तरीके से करेगी। तो पहले क्या करेगी, वो जीनोम का द्विगुणन करेगी, उसके बाद जो अन्य घटक होते हैं, कोई और भी जो चीज़ें होती हैं कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, एक्सेट्रा, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों का संश्लेषण होगा, उसके बाद ही विभाजन होगा। यानी कि 2-2 चीज़ें बन गई ना, एक कोशिका है, इसमें डबल माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल हो गए, एंडोप्लाज्मिक भी डबल हो गए, गोल्जी बॉडी भी डबल हो गए, लाइसोसोम भी डबल हो गए, जितनी सेल को जरूरत होती है, डबल का इन द सेंस एक सेल में जितना है उसका जस्ट डबल हो गया। उसके बाद क्या होगी, कोशिका डिवाइड हो जाएगी और 2 अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाएगी। उससे पहले नहीं होगा। यानी ऐसा नहीं पहले कोशिका विभाजित होगी, डीएनए पहुंचा ही नहीं किसी में, बिना डीएनए के डोल रही है कोशिका, ऐसा नहीं होगा। आगे देखते हैं। यद्यपि कोशिका वृद्धि कोशिका द्रव्य वृद्धि के संदर्भ में एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें डीएनए का संश्लेषण कोशिका चक्र की किसी एक विशिष्ट अवस्था में होता है। ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर स्टेज होती है कि इस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होना है, तो डीएनए का संश्लेषण हो जाएगा। अगर वो स्टेप ही गायब हो गया तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी सब। कोशिका विभाजन के दौरान प्रतिकृति गुणसूत्र या डीएनए जटिल घटनाक्रम के द्वारा संतति केंद्रकों में वितरित हो जाता है। एक जटिल प्रोसेस होती है, उसके द्वारा क्या होता है, जो रेप्लिकेट हो गया, डीएनए रेप्लिकेट हो गया, वो क्या है, दूसरे उसमें न्यूक्लियस में पहुंच जाएगा, ये दूसरे में रहेगा, 2 रहेंगे ना, उसे पहुंच जाएगा। तो ये सारी घटनाएं आनुवंशिक नियंत्रण के अंतर्गत आती हैं, ऑब्वियसली जेनेटिक कंट्रोल के अंतर्गत आती हैं। हमें इस डायग्राम को देख लेते हैं पहले। एनसीईआरटी डायग्राम है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसको अलग से करवाएंगे, बाकी अपन इसमें भी देख लेते हैं। तो ये इसमें इसका हेडलाइन क्या है, कोशिका चक्र का चित्रात्मक दृश्य, जो एक कोशिका को 2 कोशिकाओं के बनाने को इंगित करता है। कैसे, ये पूरा इंटरफेस में ये पहला कौन सा है, G1 फेज, दूसरा S फेज, तीसरा G2 फेज, एंड फिर उसके बाद कौन सा था, M फेज। यहां होते हैं सारे जो डिवीजन हो जाए, माइटोटिक फेज बोला जाता है, M फेज, यहां पे सारे होते हैं। तो इसमें अलग अलग अवस्था है, कौन कौन सी होती है, इसने इतने छोटे से में यही होता है सबसे एक्टिव जो रहता है, इतना छोटा सा हिस्सा, ये हिस्सा ही सबसे एक्टिव होता है। तो सबसे पहले कौन सी होती है, प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज, फिर एनाफेज, टीलोफेज, फिर कोश का द्रव्य विभाजन होता है। ठीक है, एक मिनट, किसका आ रहा है, एक मिनट होल्ड ऑन, वेट अ मिनट।
कोई ना, तो पेंसिल कहाँ गई, हाँ। तो ये हो गया, G1 फेज हो गया, एस फेज हो गया, G2 फेज हो गया, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। यहाँ तक क्लियर है? ये इसकी, ये पूरे जो होता है वो इंटरफेज होती है। यहाँ जो है विभाजन हो गया, विभाजन होने के बाद ये सारी फिर कोशिका जाएगी इस प्रोसेस में। क्लियर है? कोशिका चक्र की प्रावस्थाएं। अगला टॉपिक है कोशिका चक्र की प्रावस्थाएं। तो चलिए ये अगली वीडियो